चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करेंगे हम। जैसा कि पार्ट 6 में हम 61 से लेके 70 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ 1000 क्वेश्चन सीरीज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द ओरिजिन आर -1.5, 17, -30 एंड 108। यानी एक मूल बिंदु या उत्पत्ति के प्रत्यय किसी बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले 4 आगुण 1.5 माइनस का, 17, 30 माइनस एंड 108 दे रखे हैं। पूछा क्या है, द थर्ड मूवमेंट अबाउट द मीन पूछा है। ठीक है, तो जब आप ओरिजिन के अबाउट की बात करते हैं तो वहां पर आपके मूवमेंट्स जो भी होंगे μ1, μ2, μ3 है ना, तो ये डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप मीन के अबाउट कैलकुलेट करेंगे तो आप सिंपल μ1, μ2 और μ3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो था इनका नोटेशन जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, पूछा क्या है और दिया क्या है। राइट, तो देखिए थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन पूछा है, यानी μ3 यहाँ पर आपसे पूछा है। ठीक है, और यहाँ पर 4 मूवमेंट दे रखे हैं, यानी μ1 डैश इतना दे रखा है, μ2 डैश 17 दे रखा है, μ3 डैश -30 दे रखा है और μ4 डैश आपका 108 दे रखा है। राइट, तो अब आपको μ3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। μ3 का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई आपकी शॉर्ट ट्रिक भी काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो रट लें क्योंकि सिंपली डिट्टो पूछ लिया जाएगा वैल्यू चेंज करके। कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स में सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड इसी पे पूछे गए वैल्यूज चेंज कर करके। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आप चैप्टर पढ़ेंगे मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, उसमें आपको ये डिटेल में डिस्क्राइब करे गए हैं बुक में। ठीक है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं और डिटेल में। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं तो μ3 का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश इंटू μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब। राइट, तो अब आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं है इसमें। μ3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का 30। राइट, -3 इंटू μ2 डैश की कितनी वैल्यू दे रखी है, 17 इंटू μ1 डैश की कितनी दे रखी है, -1.5। राइट, प्लस 2 μ1 डैश की वैल्यू -1.5 और इसका आपको क्या करना है, क्यूब। तो आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये माइनस का 30, ठीक, ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 17 51 इंटू 1.5 तो ये आपका मिल जाएगा 76.5। राइट, एंड माइनस 1.5 का क्यूब इंटू 2 ये आ जाएगा आपका कितना, 6.75। ठीक है, आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 39.75 और यही आपका आंसर होगा। तो लेट्स चेक, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसमें आपको फॉर्मूला खासकर μ1, μ2 और μ3 ये 3 के तो याद होने चाहिए। इन 3 में से एक क्वेश्चन आपका हो सकता है आ जाए। राइट, तो इसे जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नेगेटिव कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स चेंज, यानी अगर नेगेटिव ऋणात्मक कोरिलेशन की बात करें, ऋणात्मक सहसंबंध, इसे कोरिलेशन को हिंदी में सहसंबंध बोलते हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो दोनों वेरिएबल कैसे चेंज करेंगे। तो जैसा कि मैंने एक पिछले पार्ट में आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है उसमें क्या होगा, दोनों वैल्यू सेम डायरेक्शन में चेंज करेंगे। लेट्स सपोज एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, अगर इसकी वैल्यू अपवार्ड वेरी कर रही है तो y की भी अपवार्ड वेरी करेगी। ठीक है, और अगर x वेरिएबल की वैल्यू डाउनवर्ड वेरी कर रही है तो इसकी भी डाउनवर्ड वेरी करेगी। कहने का मतलब इसकी अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी भी बढ़ रही होगी और इसकी वैल्यू घट रही है तो इसकी वैल्यू भी घट रही होगी। तो इस किसी भी तरीके से आपको लैंग्वेज में फ्रेम कर सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो घटा और बढ़ा के बात कर सकता है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज करके बात कर सकता है, अपवार्ड और डाउनवर्ड बात कर सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको आनी चाहिए, यानी अपवार्ड और डाउनवर्ड टर्म्स में भी आपको बोल सकता है। ठीक है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में भी बोल सकता है। तो
आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो होगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, इसमें लेट्स सपोज एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू घटेगी, ठीक है, और अगर x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू बढ़ेगी। या दूसरी भाषा में कहें, x अगर अपवर्डली चेंज हो रहा है तो y डाउनवर्ड चेंज होगा, और x डाउनवर्ड चेंज हो रहा है तो y अपवर्ड चेंज होगा। तो ये वैल्यू जो है एक तरीके से क्या हो रही है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक अगर सिंपली आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, ये हालांकि यहाँ का तो आंसर मैंने बता दिया, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसमें आपने एक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, LOD जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। उसमें क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में दोनों वेरिएबल आपके इनवर्सली चेंज होते हैं, ठीक है। और लेट मी करेक्ट, इसमें क्या है, जैसे अगर आप लॉ ऑफ डिमांड में बात करेंगे तो अगर किसी आइटम की डिमांड और उसकी प्राइस, इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। कहने का मतलब डिमांड, थोड़ा क्लियरली लिखूं, LOD आपका लॉ ऑफ डिमांड, आपका नेगेटिव का एग्जांपल है। इसमें आपका डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, राइट। तो दोनों अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगी, ठीक है। तो सिंपली इसी का एग्जांपल हो जाएगा, हो सकता है आगे आपके किसी पार्ट में ये आए, राइट, और एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 63। इसमें क्या है, ये अनोवा से क्वेश्चन है। अनोवा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जिसमें से काफी क्वेश्चन आपके एवरी ईयर पूछे जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वन वे अनोवा का है। लेट MSA डिफाइंस मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू फैक्टर ए, यानी ए फैक्टर की वजह से मीन सम स्क्वायर है ये। एंड MSE डिफाइन मीन सम स्क्वायर ऑफ ड्यू टू एरर, या ये क्या है, मीन सम एरर की वजह से है, ठीक है। इफ द नल हाइपोथेसिस ऑफ अनोवा फॉर वन वे क्लासिफिकेशन इज नॉट ट्रू, इन्होंने कह दिया है कि H0 जो है वो ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स है, नॉट ट्रू, यानी दूसरी भाषा में कहें तो H0 इज रिजेक्टेड, राइट। और जब H0 रिजेक्ट होती है उस केस में क्या होता है, F फैक्टर जो है F ये आपका ग्रेटर देन 1 होता है। और जब H0 एक्सेप्ट होती है, यानी H0 आपकी कब एक्सेप्ट होती है, जब आपका F जो है लेस देन 1 होता है। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, राइट। तो देखिए यहाँ पर H0 रिजेक्ट की बात कर रहा है तो F ग्रेटर देन 1 होगा, F ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, F ग्रेटर देन 1। और बेसिकली इसमें पूछा क्या है, देन E ये पूछा है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट MSA अपॉन MSE। इनका जब ये सिंपल अगर जैसे आप बात करेंगे F फैक्टर की, तो F फैक्टर आप पढ़ेंगे कि F इक्वल टू MSB अपॉन MSW, ठीक है। तो ये B क्या है, बिटवीन होता है, मीन सम बिटवीन होता है, और ये मीन जो है ये विदाउट है ना, विदिन होता है, ये आपका बिटवीन वाला होता है और ये विदिन वाला होता है, ठीक। तो ये जो अब F फैक्टर इसी को रिप्रेजेंट कर दिया दूसरे फैक्टर्स में, यानी MSA अपॉन MSE। अगर मैं सिंपल आगे ई नहीं लिखूं, ऐसे ही समझा दे रहा हूँ आपको समझाने के तरीके से, तो F इक्वल टू इतना अगर रखें और यहाँ पर F क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है, यानी MSA अपॉन MSE आपका क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, आपकी F की 2 वैल्यू से ही यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आपको इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनोवा से ही है, जिसमें MSE बताई गई है कि मीन स्क्वायर ऑफ एरर, ऑब्वियसली यही होती है मीन स्क्वायर ऑफ एरर, MSE, राइट। आपको टर्म्स पता होना चाहिए। और
SSE क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ये SSE है। n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है एंड m इज द नंबर ऑफ सैंपल्स है, ठीक है, यानी एक फैक्टर सैंपल्स दे दिया यहाँ पर और ये टोटल डेटा पॉइंट हो गए n। तो अब पूछा है MSE, यानी जो MSE का क्या फॉर्मूला हुआ वो यहाँ पर पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि MSE यानी मीन स्क्वायर ऑफ एरर, वो उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं ये आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर अपॉन n माइनस सी, राइट, जहां पर n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और c का है ये आपका फैक्टर है जिसमें आपको यहाँ पर सैंपल बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर n की बात करें तो ये क्या है, स्मॉल n दे रखा है, और ये फैक्टर जो है c, कॉलम फैक्टर बात करें, जैसे अगर आप पढ़ेंगे आगे चल के तो आपको c और r मिलेंगे 2 एनोवा में, जहाँ पे कॉलम और रो की बात करेंगे, ठीक है। तो इस फैक्टर को बात करें तो ये यहाँ पर क्या दे रखा है, आप देखिए यहाँ पर n तो दे रखा था ये, ठीक है, कैपिटल N की वैल्यू n, और ये m दे रखा है यानी ये m हो गया। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूले में रख देना है SSE अपॉन n माइनस m, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन का इसमें खेल है, वही था, आपको बिना पेन उठाइए क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो समझाने में इतना टाइम लगा जिससे आपको समझने में आए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 65। फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 20 मेंबर्स अ रैंडम सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ 2 मेंबर्स इज टेकन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल नंबर ऑफ सच सैंपल्स। यानी 20 सदस्यों वाली आबादी से 2 सदस्यों के प्रतिस्थापन के बिना एक यादृच्छिक नमूना लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे नमूनों की संभावित संख्या है। यानी ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, सेलेक्ट करा जा रहा है, 20 में से कितने, 2 करे जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन P&C ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन वैसे तो कम आते हैं लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी में आपके यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने हर पार्ट में लगभग एक कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करें जिससे आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए और एक आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 20 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं। तो आप ऐसे NCR का मैंने फॉर्मूला आपको बताया ही था, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो देखिए रख दीजिए n की वैल्यू कितनी है, 20 है, अपॉन r कितना है, 2 है, तो n माइनस r 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ब्रेक करना है इसको, फैक्टोरियल 20 इंटू 19 इंटू, अब इसको 18 रहने दीजिए, जैसे ये कट तब भी जाएगा, 2 को खोलेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल 18। तो फैक्टोरियल 18 से फैक्टोरियल 18 कट गया, 2 से 20 कट गया 10 टाइम्स, तो ये 190 आपका आंसर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 66। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये सैंपलिंग एरर आपको जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों स्टेटमेंट्स, इनमें सैंपलिंग एरर की बात करी गई है। तो पहली चीज तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको सैंपलिंग से रिलेटेड सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, जिससे आप उसे अच्छे से चीजें कर पाए। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जिससे आप खुद इसका आंसर देने लगेंगे, ठीक है। तो सैंपलिंग एरर की बात करें, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, स्पेस बनाते हैं, ठीक है, 1 मिनट, इधर ठीक रहेगा, ठीक। चलिए मैं आपको सैंपलिंग एरर के बारे में बताने लगा। सैंपलिंग एरर, पहला पॉइंट तो ये कि ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन दी पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताए थे कि 2 पार्ट होते हैं, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, इसका ये डिफरेंस होता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात करें तो सैंपलिंग एरर क्या है, ये कंट्रोल नहीं करी जा सकती बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कैन नॉट कंट्रोल बाय ह्यूमन, हम लोग इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लेट सपोज आपने पूरी पॉपुलेशन ले रखी है, ठीक है,
एक पॉपुलेशन और उसमें से कुछ सैंपल्स आपने ले रखे हैं, तो एक होल पॉपुलेशन में से लेट सपोज ये 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, 10 करोड़ आइटम्स की, और उसमें से आपने 1000 के आपने सैंपल्स ले रखे हैं, तो ऑब्वियसली जब इतने सारे सैंपल्स आप यहाँ से निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो टोटल ओवरऑल एक एरर आएगी कैलकुलेशंस में, आपके स्टैटिस्टिक्स में। वही है ना, आप अगर मतलब जब आप सर्वे करने जाएंगे एज ए जेएसओ, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी सर्वे करेंगे तो आप 1000 लोगों पे करेंगे या 2000 लोगों पे या 10,000 लोगों पे करेंगे, पूरे पे तो नहीं कर पाएंगे उसे। तो आप उसके बेसिस पे इन्फ्रेंस निकालते हैं वहां पे 10 करोड़ का कि अगर इतने में है तो इतने पे कितना हुआ। तो ऑब्वियसली वहां पर अंतर आना ही है, क्योंकि आपने पूरे 10 करोड़ पे तो किया नहीं है, आपने 1000 या 10,000 पे किया है, या लेट सपोज अगर 1-1 लाख के सिलेक्ट किए हैं तो 1 लाख पे किया है। लेकिन फिर भी जब आप इसे इन्फ्रेंस करके इतने का डेटा निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें एरर आएगी। तो वही है, तो इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, तीसरी चीज, these errors come into existence जब सैंपल, बिल्कुल सही बात है, जो सैंपल लिए गए हैं तभी ये गलतियों में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सैंपल्स लेने की वजह से हो रहे हैं। तो अब इसके आप पढ़ लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। सैम्पलिंग एरर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली इफ सर्वे इज एक्सट्रीमली वेल डिजाइन। बिल्कुल नहीं, ये तो हट ही नहीं सकता, है ना, यानी कह रहा है नमूनागढ़ त्रुटि को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब कोई सर्वेक्षण बहुत अच्छी तरह डिजाइन की। आप कितना भी अच्छी तरह डिजाइन कर लें तब भी आप 1 लाख पे कर रहे हैं, उसका एक सेम रिजल्ट आप मतलब 10 करोड़ या 100 करोड़ पे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। सैम्पलिंग एरर कंसर्न नेचुरल वेरिएशन बिटवीन सैंपल इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये तो होंगे ही होंगे, और ये प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है ना। तो आई होप ये सेकंड तो सही है, पहला इसका गलत हो गया। थर्ड पे चलते हैं, सैम्पलिंग एरर इज जनरली स्मॉलर व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल। हाँ बिल्कुल, जितना बड़ा, लेट सपोज आप 10 करोड़ की पॉपुलेशन का सैंपल अगर 1-1 हजार के सैंपल लेके करेंगे तो आपके में एरर ज्यादा आएगी। जब आप इससे इन्फ्रेंस निकालेंगे 10 करोड़ का तो एरर ज्यादा आएगी, ठीक है। और यहीं पर आप अगर 1 लाख का ले लें, 1 लाख का सैंपल ले लें, ठीक है, तो आपके में एरर जो है इधर कम आएगी, एरर कम आएगी, क्योंकि यहां से इन्फ्रेंस निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने सर्वे ज्यादा अच्छे तरीके से किया है, ज्यादा लोगों पे किया है, तो ऑब्वियसली एरर यहाँ पर कम आएगी। तो आपका थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर सही है, यानी आपके 2 पॉइंट सही हो गए, सेकंड एंड थर्ड। आप देख लीजिए, सेकंड एंड थर्ड, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको आने चाहिए ऐसी सैम्पलिंग एरर बताया आपको, ऐसी नॉन सैम्पलिंग एरर भी आपको आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, व्हाट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज मेजर्ड बाय रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। तो रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड जो यूज करते हैं वो आप सीजनल वेरिएशन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जब आप सारे ये इंडेक्स चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको सब वहीं पे बताया गया है कौन सा किसके लिए यूज होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 की बात करें, व्हाट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज इज मेजर्ड बाय मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से हम ट्रेंड मेजर करते हैं, ठीक है, ये आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथ में इससे सीजनल इंडेक्स भी हम मेजर करते हैं, सीजनल इंडेक्स इसका एक मेथड है, ठीक है, तो आप वो भी ऑप्शन लगा सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 कह रहा है कि इंडेक्स नंबर्स रिवील द स्टेट ऑफ। मैंने आपको बताया था जब इंडेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चन कर रहे थे पिछले पार्ट्स में, तो इंडेक्स नंबर क्या है, आपका बैरोमीटर है, बैरोमीटर है ऑफ इकोनॉमिक्स। और क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बेसिस है आपके प्लान्ड इकोनॉमी का, बेसिस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी। एंड दूसरी चीज और भी वहां पर बताई थी, तीसरा पॉइंट, ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लिए यूज करे जाते हैं। क्योंकि जैसे आप क्या करते हैं, लेट सपोज जैसे आप 2020 में हैं और एक 2000 में थे, ठीक है, तो आप जब लेट सपोज अगर 2 साल का आप एनालिसिस कर रहे हैं तो 1 साल को आपको बेस ईयर माननी पड़ेगी और एक को आपको करंट ईयर माननी पड़ेगी,
ठीक है, और इस बेसिस पे आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर कितनी महंगाई थी, यहाँ पर कितनी है, क्या डिफ्लेशन हुआ, क्या इन्फ्लेशन हुआ, टोटल आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ही पॉइंट आपके करेक्ट होंगे, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति को बताता है इंडेक्स नंबर। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स आर। अगर मतलब आप बात करें स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को डिफाइन करने की, तो दो पार्ट में इसे बोला जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल। जैसा डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आप इसमें जैसे कि प्राइमरी रिपोर्ट यानी प्राइमरी सोर्सेस ले सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस ले सकते हैं, और इनके बेसिस पे आप पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और जो आपको कोसाई ट्रिक जो बताई है, ठीक है, कोसाई ये एक स्टेजेस हैं किसी भी मतलब स्टैटिस्टिक्स की, इन स्टेजेस में मतलब आप स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब ये कोसाई एक तरीके से एनालिसिस तक पार्ट जो आप डिस्क्रिप्टिव में कर लेंगे, तो इसके बाद आप इन्फ्रेंस करते हैं, यानी इसके बेसिस पे इन्फ्रेंस निकालते हैं, और इन्फ्रेंस में आप पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग पार्ट भी आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एक पूरी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम की बात करें तो उसके दो एलिमेंट हो गए, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के और दूसरे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप उन मैं कहूंगा कि आप उन जो लेट सपोज अगर 10 या 15 क्वेश्चन की बात है, या लेट सपोज 20 क्वेश्चन की बात है, तो उनके पीछे मत भाजिए, 70 to 80 क्वेश्चन का टारगेट इसमें रखिए, जिससे आप इजीली 140 से 160 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि 10-15 क्वेश्चन के लिए आप टाइम बहुत ज़्यादा डिवोट कर देंगे, वो मैं नहीं चाहूँगा कि आप यहाँ पर दें, उसके बजाय आप मैथ्स एंड इंग्लिश पर ध्यान दे लें, राइट। और ये आपकी जॉब सिक्योर करने के लिए सफिशियंट है कि आप इसमें 100 से ऊपर जाते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन आप इस यहाँ पर 150 का टारगेट लेके चले। ठीक है, 150 प्लस। और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा।